हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति क्लासेस। गाइज, आज हम जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 पे। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे क्लास 11th एनसीईआरटी का फॉर आवर यूपीएससी एग्जाम। सो बिना किसी देरी के हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, कभी आपने सोचा है कि अर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स है, जो अभी जिस पोजीशन पे वो पहले से होंगे या वो ड्रिफ्ट अपार्ट होंगे, एक बड़ा लैंड एक साथ होगा, फिर वो टूटे हुए होंगे, फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने होंगे। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो आपको बहुत मज़ा आएगा आज के वीडियो में। प्लीज़ एक्टिवनेस के साथ बैठिएगा, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में। सो गाइस, अर्थ पे जो ओशंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ है, कैसे है, ठीक है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में ना। गाइस, जो कॉन्टिनेंट्स अभी आप देख रहे हो ना, ये पहले ऐसे नहीं थे, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट्स जो है पूरा एक ही लैंड था और वो टूट के अलग हुए हैं। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने थ्योरीज देखी, ठीक है। सो एक आता है हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसके बारे में हम बात करते हैं। नोटिस सिमिलैरिटी इन कोस्ट लाइन्स ऑफ अटलांटिक ओशन, कोस्ट लाइन्स ऑफ अमेरिकाज, यूरोप एंड अफ्रीका अपीयर टू सिट टुगेदर। नो गाइस, लोगों ने क्या देखा, ठीक है, जो कुछ इन पे जो काम करते उन्होंने क्या देखा कि जो अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जो कोस्ट लाइन है ना, वो एकदम जिगजॉ पजल जैसा है। ये देखिए डायग्राम में आपको दिखेगा, यहाँ पजल बना हुआ है। तो एकदम जिगजॉ पजल जैसे जैसे सारे क्वेश्चन अगर हम फिट कर दें, अगर एक साथ होते तो फिट हो जाएंगे एकदम, बीच में कोई सा स्पेस नहीं होगा। तो बेसिकली सिमिलैरिटी नोटिस की गई, ठीक है, कि कोस्ट लाइन जो है अगर हम इसको साथ कर दें तो एकदम एक साथ एक दूसरे के साथ फिट कर जाएंगे, एकदम जिगजॉ पजल जैसा। तो ये सजेस्ट क्या करता है, दैट कॉन्टिनेंट्स वर वंस जॉइंड। सोचो, आप कभी अब इमेजिन कर सकते हो किसी ने ये सोचा कि हम जो कॉन्टिनेंट्स अभी देख रहे हैं वो एक्चुअली पहले से थे ही नहीं, ठीक है, वो पहले जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये बिकॉज ऑफ द कोस्ट लाइन का जो स्ट्रक्चर हमने देखा कि वो एकदम फिट कर रहा है जिगजॉ पजल जैसा, मतलब ये सजेस्ट किया जाता है दैट कॉन्टिनेंट्स जो थे वो पहले जॉइंट थे। अब वो अगर जॉइंट थे तो टूटे कैसे, क्यों टूट के अलग अलग हुए, ये सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बने रहेगा। चलिए अर्ली प्रपोजल्स के बारे में बात करता है। सो अब्राहम ओटिलियस 1596 में फर्स्ट सजेस्टेड द आइडिया। तो सबसे पहले ये जो आइडिया है, ये जो पूरा एक थॉट है, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स को लेकर उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेंटर सेशन को लेकर अब्राहम ओटिलियस जी ने दिया था इन 1596, ठीक है। एंटोनियो पेलेग्रिनी ड्रू मैप्स शोइंग जॉइंट कॉन्टिनेंट्स। सो एंटोनियो पेलेग्रिनी ने मैप ड्रॉ किए थे बताने के लिए कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो ज्वाइन करे, उसमें शो किया था हमारे। फिर आते हैं हमारे अल्फ्रेड वेगनर ना, जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट हैं ये, ठीक है। ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सो दिस इज द मेन पर्सन। पहले इन दो लोगों ने आइडियाज दिए, मैप्स बना के शो किया कि कॉन्टिनेंट ज्वाइन करे हुए थे। सो अल्फ्रेड वेगनर जो थे हमारे एक मेटेरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज की क्या थ्योरी, दैट इज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट मतलब कॉन्टिनेंट जो ड्रिफ्ट अपार्ट हुए हैं उसकी थ्योरी के बारे में उन्होंने बताया था इन 1912, ठीक है, 1912 में। Gave scientific explanation for movements of continents, suggested continents were once part of a single landmass. So क्या उन्होंने scientific explanation दिया कि भाई continents मूव कैसे करे होंगे, ठीक है, पहले वो कैसे जुड़े हुए थे। उन्हें सजेस्ट किया कि कॉन्टिनेंट्स जो पहले तो एक पूरा एक सिंगल लैंडमास था और बाद में वो जाके टूटा, और ये सब चीज़ें अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताई थी गाइस। तो हम इसी को आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ में बने रहेगा, ठीक है, सुना नहीं है। चले आइए, पांजिया एंड ब्रेकअप ऑफ कॉन्टिनेंट। सो गाइस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या क्या है, पहले क्या था, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल कॉन्टिनेंट्स वंस फॉर्म्ड अ सिंगल लैंडमास जिसे हम पांजिया कहते हैं, दैट इज ऑल अर्थ। सो गाइस, पहले कॉन्टिनेंट्स ऐसा नहीं था कि अलग अलग था, सब एक साथ थे। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो गाइस यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पूरा एक लैंडमास था पहले, ठीक है। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स थे और ये पूरे एक सिंगल लैंडमास को ऑल अर्थ या पांजिया कहा जाता था, ठीक है। सराउंडेड बाय अ मेगा ओशन दैट इज पैंथालवसा, दैट इज ऑल वाटर। देखिए गाइस, पूरा ओशन है साइड में, तो पूरा सिंगल लैंडमास था, पूरा ओशन से, मेगा ओशन से सराउंड, हम पैंथालवसा कहते थे। सो पांजिया एंड पैंथालवसा ये पहले हुआ करता था, कॉन्टिनेंट्स पहले ऐसे नहीं थे, ठीक है। अराउंड 200 मिलियन ईयर्स, मतलब 200 मिलियन ईयर्स पहले बात हो रही है, ठीक है। पांजिया बिगैन टू स्प्लिट। तो ये थ्योरी क्या बता रही है कि पांजिया अब वो स्प्लिट करने लग गया। फर्स्ट डिवीजन क्या हुआ था, फर्स्ट डिवीजन वॉज 2 पार्ट्स, ठीक है, एक नदर्न पार्ट था और एक सदर्न पार्ट था गाइस, ठीक है। नदर्न पार्ट क्या गया, लॉरेशिया जो ऊपर की तरफ गया नॉर्थ पे, और सदर्न पार्ट है हमारा गोंडवाना लैंड। आई होप आपको गोंडवाना लैंड नाम पता होगा गाइस, हमने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको अगर याद हो, हमने इसी क्लास में पढ़ा गोंडवाना लैंड के बारे में। सो टोटल 2 डिविजन में हमारे पांजिया के थे। फर्स्ट वॉज लॉरेशिया जो हमारा नदर्न पार्ट में गया, एंड सदर्न पार्ट में हमारा गोंडवाना लैंड आया। सो टोटली फर्स्ट डिवीजन हुआ था पांजिया, पूरे एक सिंगल लैंड मास ऑन अर्थ का।
Further breakup led to the present day continents and theories supported by various geological evidence. और ये जो हमारी continental theory दी गई थी, ठीक है, बाय अल्फ्रेड साहब, तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि भाई ये जो कॉन्टिनेंट हमारा पहले डिवाइड किया गया था, ठीक है, अब जो कॉन्टिनेंट से फिर बना, सो पहले लॉरेशिया बना, गोंडवाना बना, फिर वो भी टूट के अलग अलग जो आज हम देखते हैं प्रेजेंट डे जो हमें कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, वो हमारे ये 2 डिवीजन से टूट के और बने हैं कॉन्टिनेंट. सो दिस इज हाउ द कॉन्टिनेंटल थ्योरी गोज, राइट गाइस. आपको पता चलेगा पांजिया क्या है, पैंथलस्सा क्या है, फिर लॉरेशिया गोंडवाना में 2 डिवीजन हुए, फिर उसको भी टूट कर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने. चलिए गाइस, चलिए एक आपके लिए क्वेश्चन है. अगर आपको गोंडवाना के बारे में याद है तो आप प्रीलिम्स का पक्का क्वेश्चन कर लोगे. ये प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया यूपीएससी के, ठीक है. द टर्म गोंडवाना इज एसोसिएटेड विथ नंबर ए अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, बी a period in geological time scale, an ancient supercontinent, a mountain building movement. सारे में से आंसर्स क्या है मुझे बताइए. चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है. गोंडवाना जो टर्म है वो किसको दिया गया है? कोई सेडिमेंट्री रॉक है, कोई जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, कोई सुपर कॉन्टिनेंट है, या कोई माउंटेन है बिल्डिंग मूवमेंट? जल्दी से बताइएगा. इस आंसर ये बहुत ईजी है. अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियोस देखी है और थोड़ा एक्टिव रहे हो ना गाइस, क्लास में सुना नहीं है, प्लीज़ एक्टिव रहेगा तो आप पक्का कर लोगे. आंसर बताऊँ? ऑब्वियसली गाइस, द आंसर इज एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट. याद है अभी हमने पढ़ा कि लॉरेशिया और गोंडवाना में 2 डिवीजन हुए थे, और गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है. उसी से टूट के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, उसी से हमारा इंडिया भी बना था. सो गोंडवाना टर्म जो है वो एसोसिएटेड विद द एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट. आई होप आपने आंसर जरूर सॉल्व किया. चलिए फटाफट आगे चलते हैं हम. एविडेंस फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. ना गाइस, अल्फ्रेड ने बता तो दिया कि भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो ऐसा चलता है. अल्फ्रेड जी ने हमें ये बताया, तो इसका एविडेंस क्या है? अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और वो बोल रहे हैं ऐसा तो क्यों है? मतलब कोई कुछ भी अगर बोल देगा तो हम भरोसा तो नहीं करेंगे, राइट. वी नीड एविडेंस टुवर्ड्स दैट. सबसे पहले आता है जिग्सॉ फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स. वही सेम चीज़ हमने पहले पढ़ी कि कोस्ट लाइन्स जो है वो एक पजल की तरह जुड़ रहे हैं, मतलब वो टूट के बने थे पहले. सो कोस्ट लाइन्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका मैच क्लोजली. साउथ अमेरिका और अफ्रीका का जो ये देखिए कोस्ट लाइन्स है, वो जब उसको एकदम साथ में लाएंगे तो एकदम बेस्ट फिट की तरह बन रहा है, एकदम मैच कर रहा है जो कोस्ट लाइन्स है हमारा. बेस्ट फिट शोन बाय एडवर्ड ब्लर. सो एडवर्ड ब्लर ने इसको पूरा एक बेस्ट फिट शो किया था कि साउथ अमेरिका अफ्रीका जो कोस्ट लाइन्स है वो एकदम मैच कर, एकदम जिग्सॉ पजल की तरह फिट हो जाता है. मैचिंग मोर एक्यूरेट एट 1000 fathom डेप्थ. सो 1000 fathom की डेप्थ पे अगर हम और डेप्थ पे जाते हैं तो वहाँ पे तो और एक्यूरेटली मैच हो रहे हैं दोनों कॉन्टिनेंट्स. सो ये चीज़ क्या बताता है गाइस कि ये 2 कॉन्टिनेंट्स पहले जुड़े हुए होंगे, करेक्ट, क्योंकि उनका जो कोस्ट लाइन है वो एकदम जिग्सॉ पजल की तरह जुड़ रहा है. तो आपने कभी सोचा गाइस कैसा हो सकता है, करेक्ट. सो ये कॉन्टिनेंट्स पहले जुड़े थे फिर ये टूटे. सो जिग्सॉ फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एक प्रूफ है जो बताता है कि एविडेंस से बताता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सही है, ठीक है. अगर हम दूसरी चीज़ें एविडेंस से हम बात करें, सो रॉक्स ऑफ सेम एज. Similar rock formations found across continents. So guys, rock formations जो है वो सेम पाए गए थे, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स पर. 2000 million year old rocks match Brazil and West Africa. मतलब सोचो ब्राज़ील और वेस्ट अफ्रीका में क्या होता है कि जो 2000 मिलियन पुराने ओल्ड रॉक्स है वो मैच कर रहे हैं. वहाँ भी वैसे रॉक्स है, यहाँ भी ऐसे रॉक्स है. जुरासिक मरीन डिपॉजिट्स ऑन बोथ कोस्ट. दोनों के कोस्ट पे जुरासिक मरीन डिपॉजिट्स पाए गए. तो सोचो दोनों कोस्ट में सेम डिपॉजिट्स पाए गए हैं. इंडिकेट्स ओशन फॉर्म लेकर. मतलब क्या होता है गाइस कि जो ये ओशन इनके बीच में पहले बाद में फॉर्म होगा, इन दोनों के बीच में इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के जो है हमारा रॉक्स फॉर्मेशन जो है सेम पाए गए, ठीक है. जुरासिक मरीन डिपॉजिट्स जो है वो सेम पाए गए. मतलब ये क्या बताता है, 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे वही सेम चीज़ें हैं, मतलब ये पहले जुड़े हुए थे. सो जिग्सॉ पजल फिट होना, दूसरा चीज़ रॉक्स एंड मरीन डिपॉजिट बताता है सेम जो है कि कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए हैं. दिस इज अदर 2 एविडेंसेस बताने के लिए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है हमारी सही है. और हम बात करते हैं जियोलॉजिक एंड फॉसिल एविडेंस के बारे में. और ये भी हमारा एविडेंस है जो बताता है कि भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सही है. टिलाइट, दैट इज ग्लेशियल डिपॉजिट. हमारा इस टिलाइट जो होता है ग्लेशियल डिपॉजिट होता है. ये देखिए आपको ग्लेशियल डिपॉजिट यहाँ पिक्चर में डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है. फाउंड अक्रॉस इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एट्सेट्रा. मतलब ये सब इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में आपको ये सब ग्लेशियल डिपॉजिट्स देखने को मिलेगा. टिलाइट इंडिकेट्स कॉमन ग्लेशियल हिस्ट्री. सो गाइस, अलग अलग जगहों पे सेम ग्लेशियल डिपॉजिट्स कैसे हो सकते हैं? तो ये चीज़ सपोर्ट करता है कि हाँ कॉन्टिनेंटल मूवमेंट सच में हुआ था. ये जो सारे पार्ट से पहले जुड़े हुए थे. इंडिकेट क्या करता है क्योंकि कॉमन ग्लेशियल हिस्ट्री रही है. सो ये सब जुड़ा हुआ था एंड देयरफॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हमारा प्रूफ सही साबित हो जाता है. Then we have placer deposits. Gold deposits in Ghana, but
सोर्स रॉक्स इन ब्राज़ील, सोचो भाई सोर्स रॉक्स आपको ब्राज़ील में दिख रहे हैं लेकिन जो गोल्ड डिपॉजिट्स है उसको घाना में दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? करेक्ट, ये चीज़ सजेस्ट करते हैं भाई कि कॉन्टिनेंट सच में एक टाइम पे कनेक्टेड थे और अब वो अलग हुए हैं। फिर आता है हमारा फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सेम स्पीशीज़ फाउंड इन डिस्टेंट कॉन्टिनेंट, सोचो आप ये सोच सकते हैं कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है लेकिन स्पीशीज़ सेम दिख रही है वहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है? करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मेसोसॉरस, ठीक है, वो आपको साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील में देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल लीमर, इंडिया, माडागास्कर, अफ्रीका में देखने को मिल रहा है। सो इंडिकेट क्या करता है कि कॉन्टिनेंट्स पहले जुड़े हुए थे, सेम स्पीशीज़ अलग अलग कॉन्टिनेंट से मिल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? करेक्ट, सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंबाइंड एविडेंस बताता है कि भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी वो करेक्ट थी। ग्लेशियर डिपॉजिट सेम है, प्लेसर डिपॉजिट सेम है, फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन जो स्पीशीज़ है वो तक सेम मिल रहा है आपको भी अलग अलग जगहों पे। करेक्ट, सो गाइज दीज आर द एविडेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो सच में प्रूव करता है कि हाँ सच में कॉन्टिनेंट्स पहले जुड़े हुए थे और अब जाके हमें अलग दिख रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा इसमें साथ, ये हमारा प्रीलिम्स में पूछा गया, यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रिगार्डिंग ना हमने कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, इसके बारे में बताना है चीज़। द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। The gold deposits of Ghana are derived from Brazil Plateau when the two continents lay side by side. The Gondwana system of sediments is found in India, Africa, Antarctica and Australia. So guys, 3 statements आपको दिए गए regarding continental drift theory और तीनों अभी हमने जिस साइड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। So which of the statements given above are correct? अगर आप स्लाइड पे ध्यान दे रहे तो आप जरूर आंसर लिखोगे गाइस। जल्दी से बताइए मुझे आंसर क्या होगा। क्या तीनों स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करेक्ट है? ऑप्शंस है आपके पास 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2, 3। जल्दी से बताइए गाइस आंसर क्या है, मैं वेट कर रही हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। प्लीज़ सॉल्व करिए क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछे गए, ये 2013 में पूछा गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के 3 स्टेटमेंट्स है, पक्का कर लिया? पक्का कमेंट सेक्शन खोले गाइस और आंसर ज़रूर लिखिए, एटलीस्ट सॉल्व करिए मेरे साथ। चलिए मैं आंसर बताती हूँ, दी आंसर इज़ 1, 2 and 3। ओहो मेरे पेन को क्या हो गया, अच्छा ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है गाइस। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग्स ये बताया कि बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स जो है फ्रॉम ब्राज़ील वो वेस्टर्न अफ्रीका से मैच करते हैं, हमने अभी स्लाइड में पढ़ा था, करेक्ट। गोल्ड डिपॉजिट्स जो घना के हैं, ठीक है, वो डिराइव करें फ्रॉम ब्राज़ील प्लाटो व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड, ये भी हमने पढ़ा था अभी। गोल्ड डिपॉजिट्स वहाँ है लेकिन उसके सोर्स रॉक्स वहाँ पे है। एंड गोंडवाना सिस्टम के जो सेडिमेंट्स है वो इंडिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। सो तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रिगार्डिंग एकदम सही है। देखो दी आंसर कम्स एज 1, 2, 3, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आई होप आपने गाइस सॉल्व किया हो या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा हो मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। नाउ गाइस हमने ये चीज़ तो प्रूव कर ली कि हाँ सच में कॉन्टिनेंट्स पहले जुड़े हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि भाई अगर वो अलग हुए तो हुए क्यों? समझ आया गाइस कि भाई अगर अलग हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? वो पहले साथ में थे, वो टूट गए, हम मान लेते हैं हाँ सच में टूटे और हाँ सच में पहले एक साथ थे, पर ऐसा क्यों हुआ? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था? तो अब ये आल्फ्रेड वेगनर ने हमें प्रपोज कर दिए कुछ फोर्सेस कि भाई ये फोर्सेस की वजह से कॉन्टिनेंटल मूव कर रहे थे, ठीक है। पहली फोर्स के बारे में हम क्या बताया? पोल फ्लीइंग फोर्स। ये क्या होता है? कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन। जो गाइस अर्थ की रोटेशन की वजह से एक फोर्स जो है वो लगती है, ठीक है। अर्थ हैज़ इक्वेटोरियल बल्ज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अब गाइस अर्थ का जो शेप है वो परफेक्ट स्फीयर जैसा नहीं है, एक इक्वेटोरियल बल्ज यहाँ पे बनता है, ठीक है। पुशेस कॉन्टिनेंट्स अवे फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो बिकॉज ऑफ दिस अर्थ का जो रोटेशन का फोर्स है, ठीक है, वो क्या करता है हमारे कॉन्टिनेंट्स को पोल से इक्वेटर की तरफ जो है उसको फोर्स करता है, पुश करता है, ठीक है। दिस इज नोन एज योर पोल फ्लीइंग फोर्स। ये एक फोर्स का नाम हम बताया गया था गाइस कि हमें आल्फ्रेड जी ने बताया था कि ये जो फोर्स है इसके वजह से क्या हुआ कि इक्वेटर की तरफ सारे जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो गए, पोल से पुश हुए थे बिकॉज ऑफ दिस फोर्स जो अर्थ के रोटेशन की वजह से लग रहा है इक्वेटोरियल बल्ज पे। ये एक हमें फोर्स के बारे में बताया था कि अच्छा इस फोर्स की वजह से शायद हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ होगा। सेकेंड फोर्स हमें क्या बताया था आल्फ्रेड जी ने? दैट इज द टाइडल फोर्स गाइस। ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। गाइस हमने टाइप्स पढ़ा है क्लास 8th 9th एनसीईआरटी में। मून एंड सन का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उससे टाइड जाते, करेक्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशन टाइड्स। वेगनर बिलीव्ड इट कुड मूव कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो गाइस हमें पता मिलियंस ऑफ ईयर्स तक फॉर्मेशंस हो रहे थे। तो वेगनर जी ने क्या बताया कि भाई टाइडल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल पुल जो हो रहा है मून एंड सन की वजह से, उसकी वजह से भी जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो सालों तक मूव कर सकते हैं। सो दीज आर द टू फोर्सेज जो ने रीजंस बताए कि अच्छा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ये दो फोर्स की वजह से हुआ होगा। फर्स्ट इज पोल फ्लीइंग फोर्स और सेकेंड इज टाइडल फोर्स, ठीक है। दीज फोर्सेज आर थॉट टू ड्राइव कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, लेकिन इसकी गाइस लिमिटेशन थे।
करेक्ट। ये जो फोर्स बताए गए थे बहुत वीक माने गए थे बाय मोस्ट साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट को ये जो फोर्सेस है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं फील हुए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन लार्ज स्केल कॉन्टिनेंटल मूवमेंट। ये सब फोर्सेस बहुत वीक है, ठीक है, कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इतने बड़े हम थ्योरी को समझा सके। सो गाइज अल्फ्रेड जी का जो ये 2 फोर्स के बारे में समझाना था ये इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया गया था, ठीक है। फिर आता है पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ एंड ओशन फ्लोर मैपिंग। सो गाइज और रिसर्च करी गई इस चीज़ पर, ओशन फ्लोर को भी देखा गया और फिर बाद में हमने बहुत अच्छे से पता किया कि अच्छा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्यों हुआ होगा, ठीक है। अल्फ्रेड ने जो हमें 2 फोर्सेस के बारे में बताया वो इतने ज़्यादा कंसिडर नहीं किए गए थे, थोड़ा वीक फोर्सेस माने गए थे वो थिंग्स। सो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ जो हुई थी ओशन फ्लोर मैपिंग के थ्रू क्या हुई थी, अर्ली एविडेंस मेनली फॉर्म कॉन्टिनेंट्स फॉसिल्स एंड टेलाइट्स। जितने भी अर्ली एविडेंस मिले थे हमें कॉन्टिनेंट से ही मिले थे कि अच्छा फॉसिल्स या टेलाइट थे, तो हमने पता किया था अच्छा ठीक है कॉन्टिनेंट्स जुड़े होंगे पहले। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 स्टडीज़ एडेड न्यू डेटा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद गाइस न्यू डेटा ऐड किया हमारी थ्योरी में, ठीक है। ओशन फ्लोर मैपिंग रिवील अनइवन रिलीफ। सो गाइस हमने ओशन फ्लोर को पता किया और एक्सप्लोर किया, आगे जाके हमने ओशन फ्लोर को भी पता किया। अच्छा हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात की, अब हम ओशंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंस ऑफ मिड ओशन रिजेस वोल्केनिकली एक्टिव। गाइस मिड ओशन रिजेस, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ओशन के अंदर आपको ऐसे वोल्केनिक लॉन्ग माउंटेन्स देखिए, सब मिड ओशन रिजेस कह रहे हैं, ठीक है, जो वोल्केनिकली एक्टिव है। सोचो आप ओशन के अंदर आपको वोल्केनिक लॉन्ग माउंटेन्स जैसे मिड ओशन रिजेस जैसे दिखेगा। फिर भी आप डीप सी ट्रेंचेस नियर कॉन्टिनेंटल मार्जेस। गाइस डीप सी ट्रेंचेस, ये देखिए आपको एक गड्ढा दिख रहा है, ठीक है, ये पूरे जो नीचे रॉक्स है, नीचे जो बन रहा है ना मिड ओशन जैसे हमारे ओशन के अंदर, वहाँ पे डीप सी ट्रेंचेस मतलब डीप खाइयाँ बनी हुई है, आप ऐसा समझो जैसे हम डीप सी ट्रेंच कह रहे थे, एकदम खाई जैसा है ये। सो ये 2 चीज़ें हमें ओशन फ्लोर मैपिंग करने में पता चली, हमें पता नहीं था ओशन के अंदर ऐसा है। सो जब और ज़्यादा डेटा हमने और एक्सप्लोर किया तो पता चला ओशंस के अंदर भी वॉल्केनिकली एक्टिव माउंटेन्स हैं, मिड ओशन रिजेस है और डीप खाइयाँ बनी हुई है, डीप सी ट्रेंचेस है उसके अंदर। ओशनिक क्रस्ट यंगर दैन दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ना गाइज ये कैसे हो सकता है, क्या बोल रहा है कि ओशन के अंदर का जो क्रस्ट है वो यंगर है, वो यंग है, वो जवान है दैन दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ऐसा क्यों है हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, बने रहिएगा ये जानने के लिए गाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला आगे जा पाएगा कि हम आगे हिस्ट्री में बात करेंगे गाइज। रॉक्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम रिजेस सेम एज एंड कॉम्पोजिशन। जो रॉक्स है रिजेस से जो इक्विडिस्टेंट में है, मतलब अगर सपोज हमारा कोई रॉक है वहाँ पे जो रिजेस से एकदम सेम डिस्टेंस पे अलग अलग, तो दोनों का एज और कॉम्पोजिशन एकदम सेम है वहाँ पे। स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड कॉन्टिनेंटल मूवमेंट। से गाइज ये जो हमने देखा ओशन के अंदर ये बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है कि भाई सी फ्लोर जो हमारा वो स्प्रेड कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस वॉल्केनिक मिड ओशन रिजेस एंड कॉन्टिनेंटल मूवमेंट हुआ होगा। सो गाइज आगे हम बात करते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी के बारे में नाउ। और हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को समझने के लिए, ठीक है, आगे और भी थ्योरीज आई, दैट इज नोन एज कन्वेक्शन करंट थ्योरी। अब इसमें क्या है, इट वॉज प्रपोज बाय आर्थर होम्स। सो आर्थर होम्स जी ने हमें ये जो थ्योरी है प्रपोज करी थी। हीट फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्रिएट्स थर्मल डिफरेंसेस। नो गाइस उन्होंने क्या बताया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो हीट है उसकी वजह से थर्मल डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, मतलब जो हीट के डिफरेंसेस है वो क्रिएट हो रहे हैं। जनरेट्स कन्वेक्शन करंट्स इन दी मैंटल। गाइस मैंटल क्या है, अर्थ की क्लेयर है नीचे, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे ठीक है कन्वेक्शन करंट्स फॉर्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्मल डिफरेंसेस जो यहाँ पे आ रहे हैं, हीट में जो डिफरेंसेस है। हॉट मटेरियल जो राइज कर जाता है एंड कूल मटेरियल सिंक्स। हमें पता है गाइस कि जो ठंडा मटेरियल कूल है वो सिंक करता है एंड द हॉट मटेरियल जो होता है हमारा राइज करता है। These currents drive movement of continents. So because of this forming of currents guys, यहाँ पे देखिए आपको जो दिख रहा है कन्वेक्शन करंट्स जो फॉर्म हो रहे हैं, जो हीट डिफरेंसेस हो रहे हैं, वजह से क्या हो रहा है, हॉट मटेरियल ऊपर जा रहा है, कोई मटेरियल सिंक कर रहा है, तो यहाँ पे जो करंट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, इनके वजह से मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स हुआ था। Provided scientific explanation for drift and overcame the limitations of Wegener's force theory. So guys, वेगनर जी ने हमें फोर्स थ्योरी जो इतनी स्ट्रॉन्ग साबित नहीं हुई थी, फिर आर्थर होम्स जी ने हमें प्रपोज किया कि भाई कन्वेक्शन करंट की वजह से कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट हुआ है। नीचे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो हीट है उसकी वजह से नीचे थर्मल डिफरेंसेस क्रिएट हुए, हीट में डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो जो हॉट मटेरियल है वो राइज कर जाएगा, कोल्ड मटेरियल हमारा सिंक कर जाएगा। देयरफॉर ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम में कन्वेक्शन करंट्स फॉर्म हो रहे हैं, और यही कन्वेक्शन करंट्स ये देखिएगा यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स की वजह से हमारा कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहा है। सो दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी जो हमें आर्थर होम्स से बताई थी रिगार्डिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। और यही जो हमारी वेगनर्स की जो लिमिटेशन थी फोर्स थ्योरी पे, उनको ओवरकम किया था बाय गिविंग दिस कन्वेक्शन करंट थ्योरी। चलिए
आगे गाइज आपके लिए एक क्वेश्चन है, हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलिए और मुझे आंसर बताइए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस सपोर्टिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? मैचिंग कोस्टलाइन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, सिमिलर रॉक फॉर्मेशंस अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल फॉसिल्स। गाइस ये अभी हमने पढ़ा जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम बात कर रहे थे। मैचिंग कोस्ट लाइन्स, सिमिलर रॉक फॉर्मेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल फॉसिल्स, क्या ये तीनों एविडेंसेस हैं जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर गाइस सेलेक्ट करिए, 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर बताइए गाइस। यूपीएससी प्रीलिम्स पे सवाल पूछा गया आपसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रिगार्डिंग, आपने लिख लिया पक्का? अगर आप एक्टिव हो तो बहुत अच्छे से आंसर सॉल्व कर लोगे। चलिए मैं आंसर बताऊँ। चलिए गाइस द आंसर इज 1, 2 and 3। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आर करेक्ट। याद है अभी हमने पढ़ा कि मैचिंग कोस्ट लाइन था, सिमिलर रॉक फॉर्मेशंस भी देखे गए कॉन्टिनेंट्स पे, और फॉसिल्स पीसेज होती है वो भी आइडेंटिकल थी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे। सो तीनों ही स्टेटमेंट्स जो है हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रिगार्डिंग वो एकदम सही है। द आंसर इज 1, 2 and 3। गाइस आई होप आपने सॉल्व किया और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा हो मेरे साथ। चलिए आगे हम बात करते हैं ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, मेजर डिविजन्स के बारे में। सो गाइस हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ लिया, यहाँ पे हमने ओशन फ्लोर के बारे में भी जाना कि ओशन फ्लोर के अंदर क्या है, जिसकी वजह से अच्छा और पता चलता है कि कॉन्टिनेंटल जो मूवमेंट हुआ है वो सच में एक एविडेंस की तरह काम आता है कि भाई ओशन फ्लोर ऐसा था, इससे कॉन्टिनेंटल मूवमेंट हुआ होगा। फिर हमने पता कर लिया कि अच्छा कन्वेक्शन करेंट्स की वजह से हमारा कॉन्टिनेंटल मूवमेंट हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी बताई गई हमें। तो हमें इतना पता चल गया कि अच्छा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऐसा होगा। अब हम बात कर रहे हैं ओशन फ्लोर के बारे में और जा रहे हैं हम डीपर में, ठीक है। यहाँ तक बने रहेगा, इस आगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है, जो आपको एकदम माइंड ब्लो हो जाएगा, ठीक है, एकदम बहुत अच्छा लगेगा आपको जान के कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ओशन फ्लोर हेल्प्स अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। सो गाइस ओशन फ्लोर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए ओशन फ्लोर हमें हेल्प करता है कि हम कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अच्छे से समझ सके, अच्छे से पढ़ सके। ना ओशन जो हमारे 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है गाइस। द फर्स्ट इज योर कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, डीप सी बेसिस एंड मिड ओशन रिजेस। ये देखिए मैं अपने आपको साइड कर लूँ, आपको दिखेगा कॉन्टिनेंट हमारा ऊपर है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या है गाइस, ये रहा। इसे देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, कॉन्टिनेंटल राइज है। देखिए ये हमारे कॉन्टिनेंटल के नीचे कॉन्टिनेंटल जो मार्जिन है उसके बारे में बात की। फिर हम और नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे आपको डीप सी बेसिन दिख रहा है, अबिसल प्लेन दिख रहा है और मिड ओशन रिज दिख रहा है। सो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा ओशन फ्लोर का जो है, पूरा ओशन फ्लोर कैसे डिवाइडेड है मार्क्स में, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब पहला पूरा कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, ठीक है, फिर हमारे पास डीप सी बेसिन है, फिर हमारे पास मिड ओशन रिजेस। दिस इज हाउ ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन गोस गाइस। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स एंड अबिसल प्लेन्स के बारे में। गाइस अभी हमने देखा कि ओशन कॉन्फ़िगरेशन बात करी, कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो अबिसल प्लेन्स हम उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स क्या है? ट्रांजिशन जोन बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड डीप ओशन। सो गाइस डीप ओशन और कॉन्टिनेंट्स के बीच का जो जोन है, जो ट्रांजिशन जोन है, ठीक है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स फॉर्म करता है। देखिए अभी हमने देखा था कॉन्टिनेंटल मार्जिन से इधर है, कॉन्टिनेंट हमारा डीप ओशन के बीच का पार्ट, करेक्ट, ट्रांजिशन जोन है ये एक। इंक्लूड्स शेल्फ, स्लोप, राइज एंड ट्रेंचेस। ये देखिए गाइस अभी हमने देखा था यहाँ पे क्या है, शेल्फ है, स्लोप है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ये सब चीज़ें हमारे कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में है। डीप सी ट्रेंचेस इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। ये क्यों कहा जा रहा है आपको आगे बहुत समझ में आ रहा है, जो हम समझेंगे हिस्ट्री के बारे में। ये डीप सी ट्रेंचेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अबिसल प्लेन्स के बारे में। आपको समझ आता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स कहाँ पे हमारा ट्रांजिशन जोन है बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड डीप ओशन। अब हम जा रहे हैं अबिसल प्लेन्स पे। अबिसल प्लेन्स के ब्रॉड फ्लैट एरियाज है, ठीक है, बिटवीन मार्जिन्स एंड रिजेस। सो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स और रिजेस है उसके बीच में जो एकदम ब्रॉड फ्लैट एरिया है ना गाइस, उसे हम अबिसल प्लेन कहते हैं, आपको दिख रहा हो, ठीक है, ये हमारा अबिसल प्लेन है। फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स। सो कॉन्टिनेंट्स की वजह से जो हमारा सेडिमेंट्स आ रहा है वो डिपॉजिट होकर हमारा अबिसल प्लेन बनाता है गाइस, ठीक है। सो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होता है और अबिसल प्लेन क्या होता है। आगे हम बात करते हैं मिड ओशन रिजेस के बारे में। सो गाइस हमने अभी पढ़ा था जब हम ओशन फ्लोर में पढ़ रहे थे कि हमने वहाँ पे इधर मिड ओशन रिजेस पाए गए, जहाँ पे वोल्केनिकली लॉन्ग माउंटेन्स आपको देखने होगा। ये हमारा ये मिड ओशन रिजेस है गाइस, आपको दिख रहा है डायग्राम में। लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन अर्थ। सो गाइस ये हमारे जो लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है पूरे अर्थ पे, लेकिन ये सबमर्ज करे हुए ऊपर हमें दिखते नहीं क्योंकि ओशन फ्लोर पे है। कंटिन्यूस इंटरकनेक्टेड रिज सिस्टम है, पूरा कंटिन्यूस एक पूरा रिज सिस्टम आपको ओशन फ्लोर पे देखने को मिलेगा। फीचर्स क्या है? सेंट्रल रिफ्ट, ये देखिए सेंट्रल रिफ्ट वाली दिख रहा है आपको, ये रहा रिफ्ट मतलब टूटा हुआ है, ब्रेक है यहाँ पे। फ्रैक्चर्ड प्लाटो है ये, और फ्लैंग जोन्स है। फ्लैंग मतलब आपको ये जो एजेस दिख रहा है, ठीक है, ये हमारे फ्लैंग जोन्स है गाइस। रिफ्ट जोन मतलब एरिया ऑफ इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी। ये ऐसा एरिया है जहाँ पे इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है ओशन फ्लोर के अंदर।
associated with mid-oceanic volcanoes. So mid-oceanic volcanoes हैं ये. Key role in sea floor spreading. Now guys, ये जो हमें वोल्केनिक माउंटेन्स दिख रहे हैं ओशंस के फ्लोर के अंदर, ये कैसे बताएगा कि ओशन सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड कर रहा है? आप समझ रहे हो, ये चीज़ एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि अगर हमने ओशन के अंदर ये चीज़ देखी कि मिड ओशन रिजेस के अंदर वोल्केनिकली एक्टिव माउंटेन्स है, तो इसकी वजह से हमारा सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड कैसे कर रहा है, हम ये आगे समझेंगे. बहुत अच्छा सवाल है, बने रहेगा आगे का. चलिए, distribution of earthquakes and volcanoes guys. Earthquakes and volcanoes occur in specific belts. So guys, earthquake और volcanoes जो है अगर वो हो रहे कहीं पे तो specific belt में occur होता है. Major concentration along mid-oceanic ridges guys. mid-oceanic ridges आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा mid-oceanic ridges है. जो mid-oceanic ridges है हमारा, ठीक है, जो बीच में है, वहाँ पे major concentration है. Seen as continuous line in Atlantic and Indian Oceans. ये देखिए guys, Atlantic और Indian Ocean में एकदम continuous lines की तरह चल रहा है ये, ठीक है. रिज सिस्टम स्प्लिट्स नियर इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सो हमारा पूरा जो रिज सिस्टम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास में यहाँ पे आके स्प्लिट कर जाता है. एक ब्रांच हमारी ईस्ट अफ्रीका को जा रही है, देखिए यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका ब्रांच, और दूसरी जो है हमारी ब्रांच जा रही है म्यांमार टू न्यू गिनी. सो जो अर्थक्वेक्स है वोल्केनोज जो स्पेसिफिक बेल्ट्स में करते हैं, जो मिड ओशन रिजेस है उनका कॉन्सेंट्रेशन एकदम अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा. मिड ओशन रिजेस हमारा स्प्लिट कर रहा है गाइज, ये हमारा पूरा मिड ओशन जिसका स्प्लिटिंग है कि एक इधर है और एक इधर ब्रांच है इसकी. पैटर्न कोइंसिडाइज विद मिड ओशन रिजेस एक्टिव जोन. से ये पूरा पैटर्न बन रहा है गाइज, हमारा एक्टिव जोन है ये, मिड ओशनिक रिजेस है ये. आगे हम बात करते हैं मेजर बेल्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. सो गाइज जो मेजर बेल्ट है हमारी, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं. सेकेंड मेजर बेल्ट जो हमारी अल्पाइन हिमालयन सिस्टम. सो गाइज अल्पाइन हिमालयन जो हमारी मेजर बेल्ट है ये. ऑल्सो अलॉन्ग द रिम ऑफ पैसिफिक ओशन. सो गाइस पैसिफिक ओशन के रिम पे भी है ये. डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक्स कितनी है? मिड ओशन रिजेस जो है शैलो फोकस के, जो हमें यहाँ जो मिड ओशन रिजेस हमने देखा गाइस, अभी हमने जस्ट पीछे से हमने बात करी मिड ओशन रिजेस के बारे में, वो इतना ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है. लेकिन अल्पाइन हिमालयन और जो पैसिफिक रिम जो है हमारा डीप फोकस है, बहुत ही डीप आपको देखने को मिलेंगे वो ओशंस पे. वोल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो सिमिलर पैटर्न. इनका जो वोल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन है सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन मिड ओशन रिजेस जो इतना डीप नहीं है. लेकिन अल्पाइन हिमालयन और पैसिफिक रिम जो है हमारा, पैसिफिक रिम जो बहुत ही ज़्यादा डीप है. पैसिफिक रिम कॉल्ड रिंग ऑफ फायर ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोज. सो गाइस कभी आपने सोचा होगा कि ओशंस के अंदर आपको वोल्केनोज मिलेंगे? गाइस हम तो ऊपर ही वोल्केनोज देखते हैं, राइट. सो सोचो ओशंस को पढ़ने के बाद हमें कितना कुछ पता चला कि पैसिफिक रिम और अल्पाइन हिमालयन सिस्टम एकदम बहुत डीप है. सबसे ज़्यादा पैसिफिक रिम में एक्टिव वोल्केनो सबसे ज़्यादा देखते हैं, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं. और हमारे मिड ओशन रिजेस भी है इंडियन सबकॉन्टिनेंट नीचे, जहाँ पे वो स्प्लिट कर रहे हैं दो पार्ट्स में, वो हमारे थोड़े ज़्यादा डीप रही है, बट दैट इज़ ऑल्सो मिड ओशन, वहाँ पे भी वोल्केनिक माउंटेन्स है. चलिए आगे बात करते हैं हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में. की ऑब्जर्वेशंस गाइज, हमने ये सब पढ़ा कि अच्छा ओशन फ्लोर के अंदर ये सब चीज़ें, ना वो ये सब चीज़ें हमें कैसे समझा रहा है कि सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है. राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सी फ्लोर स्प्रेड क्यों हो रहा है. अगर नीचे वोल्केनिक माउंटेन्स, हमने ओशन फ्लोर के बारे में बात करी, तो नीचे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में हम बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है. Based on post-drift studies, ocean mapping and paleomagnetism, guys, paleomagnetism मतलब ये होता है कि magnetic record देख रहा है rocks का. Volcanic eruptions common along mid-ocean ridges. So volcanic eruptions जो है mid-ocean ridges बहुत ही common है, होता रहता है. Lava continuously added to the ocean floor. तो क्या हो रहा है ना, oceans में mid-ocean ridges है, active mountains है, active mountains है, वहाँ से जो हमारा volcanic eruptions हो रहा है ना, जो lava continuously बाहर आ रहा है वो क्या कर रहा है, ocean floor पे add होता जा रहा है guys, करेक्ट. रॉक्स ऑन बोथ साइड ऑफ रिजेस के दोनों साइड्स पे रॉक्स है, वो भी सेम एज के, कॉम्पोजिशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब सेम है. हमारे जितने भी रॉक्स है रिजेस के साइड में वो सब सेम है एज, कॉम्पोजिशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में. यंगेस्ट नियर रिच, ओल्डर अवे फ्रॉम इट. सो गाइस ओशनिक क्रस्ट यंग कैसे है, जो लावा फॉर्म कर रहा है वो उसके ऊपर एक नया क्रस्ट बना रहा है. रिच के पास सबसे यंगेस्ट बनेगा, उससे दूर जो है वो थोड़ा ओल्ड है. शो नॉर्मल पोलैरिटी नियर कैसे गाइज, एकदम नॉर्मल पोलैरिटी जो है वो हमें क्रेस्ट पे दिख रही है. सो गाइज आप प्लीज समझो कि जो हमारा यंग क्रस्ट बन रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज ओशन रिजेस क्या हो रहा है, वहाँ पे नॉर्मल पोलैरिटी दिख रही है नियर क्रेस्ट. गाइज पोलैरिटी मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो नया क्रस्ट बन रहा है हमारे ओशन फ्लोर पे, ठीक है, हमारे रिजेस के पास, वहाँ पे नॉर्मल पोलैरिटी के रॉक्स हैं. मतलब ये हमारे अलाइन करते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ. जो हमारा रॉक का जो फॉर्मेशन है वहाँ पे नॉर्मल पोलैरिटी है, मतलब दिस सिग्निफाइज कि हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ वो अलाइन कर रहा है. सो दिस इज हाउ जो रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं रिज के आसपास एकदम सेम फॉर्म हो रहे हैं. रिज के पास एकदम यंगेस्ट है और दूर जाते हैं हमारे ओल्डर हो जाता है जो क्रस्ट है. सो ओशनिक क्रस्ट यंगर दैन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. सो गाइज ये चीज़ हमें बताता है कि ओशनिक क्रस्ट कैसी यंग है
दैन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा गाइस कि ओशनिक क्रस्ट पे फॉर्मेशन हो रहा है बार बार नए क्रस्ट का, देयरफॉर ओशन क्रस्ट जो है हमारा वो यंगर है दैन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक रॉक्स, ठीक है, लेस दैन 200 मिलियन ईयर्स, मतलब बहुत पहले जो है हमारे फॉर्म है उससे पहले क्या। कॉन्टिनेंटल रॉक्स अप टू 3200 मिलियन ईयर्स। तो जो गाइस ओशनिक रॉक्स जो है वो नए हैं, 200 मिलियन ईयर्स तक है, और कॉन्टिनेंटल रॉक जो हमारे वो और पुराने हैं। सो दिस इज हाउ ये हमें पता चलता है कि ओशनिक क्रस्ट जो हमारा यंगर है दैन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशन फ्लोर सेडिमेंट्स आर वेरी थिन। जो ओशन फ्लोर के जो सेडिमेंट्स होते हैं गाइस वो बहुत थिन होते हैं, ठीक है। वहाँ पे डीप ट्रेंचेस हैं। सो डीप ट्रेंचेस जो हमारा वहाँ पे डीप अर्थक्वेक्स है। मिड ओशन जिसमें शालो अर्थक्वेक्स है। सो गाइस डीप ट्रेंचेस जहाँ पे ओशन के अंदर, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डीप अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। और मिड ओशन जिसमें शालो होती है, वहाँ की जो डेप्थ है वो शालो होती है, ज़्यादा डीप नहीं है मिड ओशन रिजेस। सो दिस इज़ हाउ गाइस सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि नया फॉर्मेशन होता जा रहा है क्रस्ट का। आई होप आपको पूरा चीज़ क्लियर हो कैसे हमने ओशन फ्लोर को अच्छे से समझा। सो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो हमारी हेस थ्योरी में आती है, यहाँ पे आप और अच्छे समझो कि भाई सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे हो रहा है। प्रपोज बाय हैरी हेस इन 1961। सो इन्होंने बताया था 1961 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, मतलब जो हेस थ्योरी। न्यू लावा इमर्जेस एट मिड ओशन। याद है हमने जब पुराने साल में पढ़े तो मैं आपको बताता कि मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में सी फ्लोर कैसे स्प्रेड हो रहा है। नो न्यू लावा जो हमारा मिड ओशन जिसमें इमर्ज करता है, इस वजह से क्या होता है, इट फॉर्म्स ए न्यू ओशन, एक क्रस्ट देयर, करेक्ट। पुशेस ओल्डर क्रस्ट आउटवर्ड ऑन दी बोथ साइड्स। ना गाइस वो कह रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली सी फ्लोर स्प्रेड कैसे कर रहा है। जब न्यू लावा इमर्ज कर रहा है ओशन जिस पे, तो क्या होता है, जो न्यू ओशन एक क्रस्ट फॉर्म हो रहा है वो जो हमारा पुराना क्रस्ट है उसको पुश करता है आउटवर्ड दोनों साइड से। ओशन फ्लोर कंटिन्यूसली स्प्रेड, जिसकी वजह से ओशन फ्लोर हमारा कंटिन्यूसली स्प्रेड करता जा रहा है, न्यू वाला ओल्ड को पुश करता जाता है। अब जो ओल्ड क्रस्ट है उसका क्या होगा, वो पुश होकर सिंक कर जाता है कहाँ पे, ओशन ट्रेंचेस में। सो गाइस ये देखिए आपको ओशन ट्रेंच यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ओशन ट्रेंच एकदम डीप खाई जैसा है, वहाँ पे जो ओल्डर क्रस्ट है वो सिंक कर जाता है, उसी को हम कहते हैं सबडक्शन जोन्स। ये हमारा सबडक्शन है। सबडक्शन जोन्स में हमारा जो ओल्डर क्रस्ट है वो अंदर सिंक कर जाता है क्योंकि न्यू क्रस्ट उसको पुश कर रहा होता है। सो जिसकी वजह से कंटिन्यूसली सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है और हमारा न्यू क्रस्ट फॉर्म हो रहा है। गेट्स कंज्यूम्ड इनसाइड द अर्थ, जिसे हम सबडक्शन कहते हैं। अर्थ के अंदर हमारा जो ओल्डर क्रस्ट है वो कंज्यूम कर जाता है, सबडक्शन जोन्स कहते हैं यहाँ पे। सो गाइस ये हमारा पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करता है अच्छे से कि कैसे सी फ्लोर स्प्रेड होगा। सोचो आप ये चीज़ कितनी नई चीज़ है ये चीज़ समझने के लिए कि कैसे हमारे ओशन फ्लोर्स के अंदर वॉल्केनिक माउंटेन्स है, न्यू क्रस्ट वहाँ पे कंटिन्यूसली फॉर्म हो रहा है। न्यू क्रस्ट जो फॉर्म हो रहा है वो ओल्डर क्रस्ट को पुश करता है और ओल्डर क्रस्ट हमारे अर्थ के अंदर कंज्यूम हो जाता है, जिसे हम सबडक्शन जोन्स कहते हैं। जो डीप ट्रेंचेज यहाँ पे जो डीप खाई हैं वहाँ पे हमारा ओल्डर क्रस्ट सिंक कर जाता है और अर्थ के अंदर कंज्यूम हो जाता है, उसी को हम सबडक्शन जोन्स कहते हैं। दिस वॉज द होल थ्योरी रिगार्डिंग सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो हमें हेस जी ने बताई थी, हेस थ्योरी नाम से जानी जाती है। एक्सप्लेन्स यंग ओशनिक क्रस्ट, तो ये हमें ये भी एक्सप्लेन करती है भाई यंग ओशनिक क्रस्ट क्यों है। एंड सेकेंड, कंटिन्यूस क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट। सो ओशन के अंदर क्रस्ट का कंटिन्यूस क्रिएशन भी हो रहा है और क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। सो दिस इज हाउ सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग। आई होप आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो पूरा हेस थ्योरी अच्छे से क्लियर होगा गाइस। चलिए आगे आपके लिए एक क्वेश्चन आ रहा है गाइस, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया, अभी हमने हेस थ्योरी में पढ़ा उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन, ठीक है। With reference to sea floor spreading, consider the following statements. It was proposed by Harry Hess. It explains the formation of mid-ocean ridges and it supports the theory of continental drift. Which of the statements given above are correct? So guys, sea floor spreading के regarding क्या ये 3 statements correct है? ध्यान से स्टेटमेंट्स देखिए और कमेंट सेक्शन खोलिए, मुझे आंसर बताएगा। इसमें वेट करिए आपके लिए, ठीक है। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? क्या ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग द सी फ्लोर स्प्रेडिंग? जल्दी से बताइए गाइस, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ आंसर सॉल्व करिए, ठीक है। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन से PYQs है। आंसर बताऊँ मैं पक्का? आई होप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा हुआ आंसर, एटलीस्ट सॉल्व कर रहे हो, मेरे साथ एक्टिव हो क्लास में, पक्का पक्का, कोई सोया तो नहीं है। चलिए आंसर पे जाते हैं गाइज। 1, 2 and 3 ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। गाइज हैरी हेस्ट हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग बहुत अच्छे समझाई। हेस्ट थ्योरी में आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया सी फ्लोर कैसे स्प्रेड हो रहा है, क्या एक्चुअली में हो रहा है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशन रिजेस बताता है कि भाई न्यू क्रस्ट फॉर्म हुआ, ओल्डर क्रस्ट सिंक कर गया, और ये हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को भी सपोर्ट करता है क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, देयरफॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को भी सपोर्ट करता है गाइज। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप आपने आंसर ज़रूर सॉल्व किया हो मेरे साथ गाइज। ये ऑप्शन द आंसर इज 1, 2 and 3 ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए
आगे हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। सो गाइज हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझने के लिए कितना कुछ पढ़ा, कुछ फोर्सेस बताई गई थी, थोड़ी वीक कंसिडर गई थी बाई आल्फ्रेड, फिर हमने अच्छे से कन्वेक्शन करेंट्स की थ्योरी पढ़ी, उसकी वजह से हुआ। फिर हमने मिड ओशन रिजेस के बारे में बात करी, कैसे सी फ्लोर स्प्रेड करा, उसके हिसाब से हमने पढ़ा कि अच्छा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसे होगा। अब हम जा रहे हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, दैट इज योर प्लेट टेक्टोनिक्स गाइज। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो आपको बहुत कुछ नई चीज़ें बताया गया था। ठीक है, सो एकदम एक्टिव रहेगा गाइज। प्रपोज इन 1967 बाय डैन मैकेंजी। सो गाइस प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थियरी है, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, ये हमें प्रपोज किया था इन 1967 बाय डैन मैकेंजी, रॉबर्ट पाकर एंड डब्ल्यू जेसन मॉर्गन। ये तीनों ने मिलकर हमें प्लेट टेक्टोनिक्स कॉन्सेप्ट का जो प्रपोजल है वो दिया था। लिथोस्फेयर डिवाइडेड इनटू लार्ज रिजिड प्लेट्स। तो उन्होंने क्या बताया गाइस कि जो हमारा लिथोस्फेयर क्या मतलब हमारा क्रस्ट लैंड जो है वो डिवाइडेड है रिजिड प्लेट्स में, एंड जो प्लेट्स है वो मूव करती है ओवर सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फेयर। गाइज हमने जस्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे जो हमारी प्लेट्स है, हमारी एस्थेनोस्फेयर जो लेयर है हमारी सेमी फ्लूइड लेयर होती है, याद आ रहा है आपको? करेक्ट। सो उस पर जो प्लेट्स है हमारी मूव करते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है मेरे साथ प्रीवियस चैप्टर में, पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में, तो आपको यहाँ बहुत अच्छे समझ में आएगा कि जो प्लेट्स हमारी एस्थेनोस्फेयर पे मूव करती थी। क्यों? क्योंकि एस्थेनोस्फेयर जो है हमारी वो सेमी फ्लूइड लेयर है, वो सॉलिड लेयर नहीं है। सो मूवमेंट इज ऑफ प्लेट्स नॉट कॉन्टिनेंट्स अलोन। ये देखिएगा इस नया चीज़ क्या आ रहा है बाद में। हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा कि अच्छा कॉन्टिनेंट्स अपार्ट हो गए, उसके बारे में पढ़ा कि अच्छा इस वजह से हुए होंगे, सी फ्लो स्प्रेडिंग की वजह से हुए होंगे, कन्वेक्शन करेंट्स की वजह से हुए होंगे। सो कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं कर रहे थे, द थिंग वाज प्लेट्स मूव कर रही थी। जो हमारा पूरा लिथोस्फीयर है वो प्लेट्स में डिवाइडेड है गाइस, और ये प्लेट्स मूव करती रहती है, इसी को हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। याद है हमने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स भी पढ़ा था पिछले कुछ चैप्टर्स में। सो ये जो प्लेट है उनके मूवमेंट की वजह से आपको कॉन्टिनेंट्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं करे, बेसिकली कॉन्टिनेंट्स का लिथोस्फीयर है वही मूव कर रहा है, पर ये जो प्लेट्स है, ठीक है, जो हमारे लिथोस्फीयर में वो मूव करती है। सो लिथोस्फीयर इज इक्वल टू क्रस्ट प्लस अपर मैंटल, और जो हमारा लिथोस्फीयर है वो रिजिड प्लेट्स में डिवाइडेड है, टेक्टोनिक प्लेट्स पे डिवाइडेड है। ये प्लेट जो हमारे एस्थेनोस्फीयर सेमी फ्लूइड लेयर पे, देयरफॉर ये प्लेट्स मूव करती रहती है, और प्लेट के मूवमेंट की वजह से, ठीक है, हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है। सो नॉट कॉन्टिनेंट्स अलोन आर मूविंग, द थिंग इज मूवमेंट जो हमारे प्लेट्स का मूवमेंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा गाइस। चलिए आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट्स एंड मेजर प्लेट्स के बारे में। सो गाइस मेजर जो प्लेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्लेट्स कंटेन कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक पार्ट। जो हमारी प्लेट है उसमें कॉन्टिनेंटल ओशनिक पार्ट है। थिकनेस क्या है? ओशनिक की अगर हम बात करें तो उसकी जो थिकनेस है 5 से 100 किलोमीटर है, और कॉन्टिनेंटल की जो है हमारी 200 किलोमीटर। मतलब ये जो हमारी प्लेट्स है, ओशन जगह हो जाए थोड़ा, जो हमारा थोड़ा थिकनेस है कम है, कॉन्टिनेंट का ज़्यादा है। मेजर प्लेट के बारे में बात करें सो अंटार्कटिक, नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, यूरेशियन। गाइस हमने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में भी पढ़ा था मेजर प्लेट्स के बारे में कि कैसे वो डिवाइड हुआ था। माइनर प्लेट्स भी है गाइस, कोकोस, नास्का, अरेबियन, फिलिपीन एंड कैरोलाइन। तो ये जो माइनर प्लेट्स में आता है, जो हमारी मेजर प्लेट्स है वो हमारी ये सब थी, जो प्लेट्स हमें टकराई थी और बाद में फॉर्मेशंस हुए थे। कुछ अगर आपको याद आ रहा, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हमने पढ़ा था इसी क्लास में। सो दीज आर द टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसका प्लेट मूव होने की वजह से आपका कॉन्टिनेंट आपको अलग अलग दिख रहा है। चलिए प्लेट मूवमेंट एंड पैंजे। सो प्लेट मूवमेंट कैसे, आप पैंजे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्लेट्स हैव मूव थ्रू आउट जियोलॉजिकल टाइम। सो गाइस प्लेट जो है वो हमेशा जियोलॉजिकल टाइम में हर तरफ मूव ही करती रहती है। प्लेट जो है हमारी कंटिन्यू टू मूव इवन टुडे, आज भी गाइस प्लेट्स मूव कर रही है। सोचो आप एक इमेजिन कर सकते हो कि सच में हम जहाँ पे हैं वहाँ पे प्लेट मूव करे, हमें पता नहीं चल रहा है, पर एक्चुअली में प्लेट्स आज भी मूव करे, वो हमेशा मूव करती रहती है। पैंजिया फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स। सो गाइस पहले तो हमने ये पढ़ा कि अच्छा पैंजिया टूट के हमारे डिविजन्स हुए, फिर हमारा कॉन्टिनेंट्स बना, पर पैंजिया कैसे फॉर्म होगा ना? बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स। कन्वर्जेंस मतलब गाइस क्या होता है, कुछ डिस्टिंक्ट चीज़ें मिल के साथ आ रही, कन्वर्ज कर रही है, एक पॉइंट पर मिल रही हैं। सो जो हमारा पैंजिया है वो कैसे फॉर्म हुआ कि जो अलग अलग प्लेट है हमारी वो हमारा कन्वर्ज करिए, एक जगह मिल रही है, ठीक है। देयरफॉर पैंजिया फॉर्म्ड हुआ, तो एक पूरा सिंगल लैंडमास जो हमने पढ़ा वो हमारा फॉर्म हो रहा था। ये देखिए कन्वर्जन बाउंड्री, कन्वर्जेंस से हमारा, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स की वजह से हमारा पैंजिया फॉर्म हुआ, जो पूरा एक सिंगल लैंडमास है। कॉन्टिनेंट्स रेस्ट ऑन मूविंग प्लेट्स। सारे कॉन्टिनेंट्स जो हमारे वो मूविंग प्लेट्स पे ही है। सो पोजिशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स स्टडीड यूजिंग पेलियोमैग्नेटिज्म। सो पेलियोमैग्नेटिज्म की वजह से हमने क्या पढ़ा, पोजिशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, उनके जो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स जो है,
ठीक है, उसी को हम पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। उसकी वजह से हमने कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन के बारे में पढ़ा। सो गाइस सोचो आपको एक चीज़ पता चली कि हमने पांजिया कैसे ड्रिफ्ट अपार्ट हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात करी, लेकिन पांजिया कैसे फॉर्म होगा। हमने प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा जो हमें 3 लोगों ने दिया था, अभी हमने बात करी। सो जो हमारे प्लेट्स हैं वो मूव करते रहते हैं, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ दीज प्लेट्स पांजिया फॉर्म हुआ, और उसी के बाद ये पांजिया भी हमारा टूट के अलग हुआ था इनटू द कॉन्टिनेंट्स। चलिए प्लेट बाउंड्रीज के बारे में गाइस हम थोड़ा समझ गए, हम प्लेट्स के बारे में और पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या है? प्लेट्स मूव अपार्ट, न्यू क्रस्ट फॉर्म्स। एग्जाम्पल मिड अटलांटिक रिज। सो गाइस डाइवर्जेंट बाउंड्री देखो आपको दिख रहा होगा, ये हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्लेट्स है एक दूसरे से दूर भाग रही है, अब मूव अपार्ट करी, इसी वजह से न्यू क्रस्ट करने से फॉर्म रही है। देखिए मिड ओशन रिज है इधर, हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू क्रस्ट फॉर्म हो रहा है। तो जो ओल्डर रिज, ओल्डर जो हमारा क्रस्ट है वो हमारा जा रहा है, वो दूर जा रहा है। सो हमारा प्लेट जो है अपार्ट मूव कर रही है, तो आपको मिड अटलांटिक ओशन रिज में आपको देखने को मिलेगा। कन्वर्जन बाउंड्रीज क्या होती है गाइस? कन्वर्जन बाउंड्री बेसिकली हमारा होता है कि प्लेट्स कोलाइड कर रही है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे रहती है, वन सबडक्ट्स, क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है। फॉर एग्जांपल ओशनिक कॉन्टिनेंटल, या ओशनिक क्रस्ट, या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ये हमारे टाइप से कन्वर्जन बाउंड्रीज। ये देखिए गाइस, ये हमारा सबडक्शन जोन है, कॉन्टिनेंटल वोल्केनिक आर्क है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेट हमारी कोलाइड कर रही है और वो डीप सी ट्रेंच में चली जाती है, मतलब वो सबडक्शन जोन्स में चली जाती है। जो हमारी प्लेट है वो कोलिजन की वजह से एक प्लेट जो हमारी सबडक्ट कर जाती है। याद है हमने पढ़ा था हिस्ट्री में भी कि कैसे जो हमारा जो पुराना क्रस्ट है वो सबडक्शन जोन में चलता है। प्लेट जब कोलाइड करती है तब भी क्रस्ट डिस्ट्रॉय होकर हमारा सबडक्शन जोन चला जाता है, सबडक्ट कर जाता है। सो दीज आर योर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। सो डाइवर्जेंट में प्लेट्स दूर भाग रही है, न्यू क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, मूव अपार्ट। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में भाई कन्वर्ज कर रहे हैं तो प्लेट्स कोलाइड कर रही है। एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या हो रहा है, प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर। देखिएगा स्लाइड कर जाती है, प्लेट जो है स्लाइड कर जाती है एक दूसरे से। नो क्रस्ट फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड अकर अलॉन्ग ट्रांसफॉर्म फॉल्स। सो गाइस जहाँ पे क्रैक्स है, ट्रांसफॉर्म फॉल्स, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये हमारा ट्रांसफॉर्म फॉल्स है, यहाँ पे अकर होता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या करती है, प्लेट्स बहुत एक दूसरे से स्लाइड कर जाती है, हल्का सा ऐसे स्लाइड कर जाती है, इसकी वजह से कोई क्रस्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, ना ही कोई डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो दीज आर द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, दीज आर द कन्वर्जन बाउंड्रीज, दीज आर द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा गाइस कि प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट का थ्योरी जो है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो समझना इतना इंपॉर्टेंट कि जैसे आपको सी फ्लो स्प्रेडिंग एकदम क्लियर हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी एकदम क्लियर हो जाएगी। सो ये सब चीज़ें एक साथ रिलेटेड है। तो प्लेट्स दूर मूव कर रही है, न्यू क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, प्लेट्स कोलाइड कर रही है, एक सबडक्ट कर रही है, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज स्लिप कर रहा है। सो दीज आर द 3 प्लेट बाउंड्रीज जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपके लिए नेक्स्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ रहा है गाइस, जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलिए और आंसर सॉल्व करिए मेरे साथ, ठीक है। एकदम एक्टिव रहना है, आपको सुना नहीं है क्लास में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा। विथ रेफरेंस टू प्लेट टेक्टोनिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ divergent boundaries create new crust, ठीक है, convergent boundaries destroy crust, and transform boundaries create volcanoes। क्या ऐसा है गाइस? ये 3 स्टेटमेंट्स क्या करेक्ट है रिगार्डिंग द प्लेट टेक्टोनिक्स? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? जस्ट हमने अभी पिछली स्लाइड में तीनों प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बात करी गाइस। अगर आप एक्टिव रहते मेरे क्लास में, ठीक है, तो आप जरूर आंसर लिख लोगे, ठीक है। जल्दी से बताइए मुझे कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो ऊपर हमने लिखी है वो करेक्ट है। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, एंड 1, 2 and 3। ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, हाँ या ना? जल्दी से मुझे आंसर बताइए गाइस। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर सॉल्व करें, अपने आप को चेक करें कि हाँ आप सच में, आपके दिमाग में जो है सब इनपुट जा रहा है, सब समझ आ रहा है। लिख लिया सबने? मैं आंसर बताऊँ पक्का पक्का पक्का? चलिए आंसर पे जाते हैं गाइस। 1 and 2 ओनली। अभी हमने सारे बाउंड्रीज के बारे में बात की। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज न्यू क्रस्ट फॉर्म करती, हाँ करती भाई, वो मूव कर रहा है पार्ट प्लेट्स को। कन्वर्जन बाउंड्रीज डिस्ट्रॉय करती क्रस्ट को, हाँ क्योंकि वो कोलाइड करता है, तो एक सबडक्शन जोन में जाएगा। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्रिएट वोल्केनोस, क्या वो वोल्केनोस क्रिएट करती है? नहीं गाइस, वो सिर्फ स्लाइड होती है जो हमारी प्लेट्स है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में तो वोल्केनोस क्रिएट नहीं करती। सो 1 and 2 ओनली, सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा वाला, थर्ड वाला रॉन्ग है। देयरफॉर द आंसर इज 1 and 2 ओनली। आई होप आपने करेक्ट आंसर लिखा हो और मेरे साथ वीडियो में ज़रूर सॉल्व किया हो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ना गाइज हमने प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करी, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ऑब्वियसली बात है, हम प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से तो समझ पाए ना कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, फिर एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है। सोचो हमें पहले भी वो चीज़ समझ में आई कि टेक्टोनिक्स से अच्छा पता चले कि अच्छा प्लेट्स होती है, करेक्ट। सो ये हमारे अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है प्लेट टेक्टोनिक्स। हेल्प्स अंडरस्टैंड माउंटेन फॉर्मेशन। गाइस प्लेट्स की वजह से माउंटेन फॉर्मेशन में अच्छा समझ में आएगा। अभी आपको इंडियन कॉन्टिनेंट के बारे में जब मैं टेक्टोनिक्स पढ़ूंगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा कैसे माउंटेन फॉर्मेशन होता है प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। एक्सप्लेन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। सो गाइस प्लेट्स की वजह से ही हमें कॉन्टिनेंट्स और ओशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया अगर आपको।
आई होप आपको यहाँ पे अगर प्लेट टेक्टोनिक्स अपना अच्छे समझा ना गाइस, तो अभी तक आपको जो पुराने कॉन्सेप्ट में पढ़े ना सब एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर सच में हुआ तो प्लीज़ कमेंट करिए दैट दिस चैप्टर इज योर क्रिस्टल क्लियर चैप्टर है, आपको दोनों समझ में आया, एकदम क्रिस्टल क्लियर टाइप कर दीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में अगर आपको अभी तक सबको समझ में आ गया कि ओशंस और कॉन्टिनेंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो गाइस प्लेट टेक्टोनिक्स इसलिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें अगर आपको अभी तक सब कुछ समझ में आया हो, क्रिस्टल क्लियर जरूर टाइप करेगा। प्रोवाइड्स मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सो गाइस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का एक मॉडर्न एक्सप्लेनेशन देता है और ही बहुत ज़्यादा क्लियर करके देता है कि भाई कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ होगा। पहले हमने बहुत अच्छे से समझा, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से एकदम पिक्चर क्लियर हो गई होगी अभी तक आपकी। चलिए रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, ना प्लेट मूवमेंट कर रही है तो भाई कौन से स्पीड से करिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। रेट्स डिटरमाइंड यूजिंग मैग्नेटिक स्ट्राइप्स ऑन ओशन फ्लोर। मैग्नेटिक स्ट्राइप्स बेसिकली आप समझो एक मैग्नेटिक बैंड है ये, ठीक है, उसके हिसाब से रेट डिटरमाइन होता है कि अच्छा प्लेट जो मूवमेंट है वो इस स्पीड के साथ मूव करेगी। मूवमेंट वेरीज अक्रॉस रीजन्स, उनका जो रेट है जो प्लेट का जो मूवमेंट का रेट है, ठीक है, ये जो हमारा है डिपेंड करता है मैग्नेटिक बैंड पे, और जो मूवमेंट है वो वेरी करता है अलग अलग रीजन्स पे। अगर आप आर्कटिक रिज पे देखोगे तो वहाँ पे मूवमेंट बहुत स्लोवेस्ट है, ठीक है, लेस दैन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, बहुत स्लोली प्लेट मूव कर रही है। ईस्ट पैसिफिक राइज में फास्टेस्ट मूवमेंट है वहाँ पे, ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर ईयर, मोर दैन 15 सेंटीमीटर पर ईयर। शोज प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। सो प्लेट मूवमेंट जो है हमारा मैग्नेटिक बैंड पे डिपेंड करता है और हर अलग अलग रीजन में डिपेंड करता है कि मूवमेंट जो हमारा अलग होगा। सो आर्कटिक रीजन में एकदम स्लोवेस्ट मूवमेंट है, ईस्ट पैसिफिक में बहुत फास्टेस्ट है। तो प्लेट जो है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहती है, हर जगह मूव करती रहती है। फोर्सेज ऑफ प्लेट मूवमेंट हम बात करें, ड्रिवन बाय कन्वेक्शन करेंट्स एंड मैंटल। याद है गाइस हमने पढ़ा था अर्थ और होम से बता था कि कन्वेक्शन करेंट्स हमें समझाए थे कि इसकी वजह से कॉन्टिनेंटल अपार्ट ड्रिफ्ट हो रहे हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमने बताया था कि अच्छा कन्वेक्शन करेंट्स की वजह से ऐसा हो रहा है। सो प्लेट मूवमेंट जो है वो भी क्यों हो रहा है, कन्वेक्शन करेंट्स की वजह से हो रहा है, करेक्ट। अगर हमने अच्छे से समझा है कि हाँ प्लेट मूवमेंट की वजह से ही कॉन्टिनेंट्स हमारे अलग हुए, तो उसमें कन्वेक्शन करेंट्स थे मैंटल में, जिसकी वजह से ये फोर्स आई, जिसकी वजह से प्लेट का मूवमेंट हुआ। हॉट मटेरियल राइज करता है, कूल करता है, सिंक करता है और फिर ये साइकिल फिर से रिपीट करती है। क्या हो रहा है, कन्वेक्शन करेंट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो हॉट मटेरियल राइज करता है, फिर ठंडा होकर सिंक कर जाता है, फिर ये पूरी साइकिल रिपीट होती है, जिसकी वजह से हमारा प्लेट मूवमेंट का एक फोर्स बनता है और हमारा प्लेट मूव करता है। फॉर्म्स कन्वेक्शन सेल्स सर्कुलर मोशन। गाइस कन्वेक्शन करेंट से सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं, तो देखिए ये ऐसे सेल्स फॉर्म कर लेता है, कन्वेक्शन सेल्स फॉर्म कर लेता है। हीट सोर्सेज का, ये जो हीट है वो कहाँ से आ रही है, रेडियो एक्टिव डीके की वजह से, एंड रेसिडुअल हीट ऑफ अर्थ। सो गाइस ये जो हमारा हीट है वो क्या है, हमारा सोर्स ये है, रेसिडुअल हीट ऑफ अर्थ जो है हमारी, और जो रेडियो एक्टिव डीके है अंदर उसकी वजह से। अर्थर होम्स प्रपोज दी आइडिया। सो इन्होंने हमें कन्वेक्शन करेंट्स के बारे में बताया था, एंड दिस इन्फ्लुएंस्ड हैरी हेस। सो गाइस सोचो हमने सब कुछ पढ़ा और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में तो सब प्लेट पे चल रहा है, कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, कि हाँ कॉन्टिनेंट्स अपार्ट हुए, बट सब कुछ प्लेट्स की वजह से हो रहा है। सो प्लेट टेक्टोनिक्स कितना इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हमने सब कुछ पहले पढ़ा, फिर हमने जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा तो हमें समझ में आया कि अच्छा हाँ कन्वेक्शन करेंट्स यहाँ पे लग रहे हैं, इसकी वजह से प्लेट मूव किया, इसकी वजह से सी फ्लोर स्प्रेड हुआ। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो यहाँ तक। चलिए मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट के बारे में बात करें। गाइस याद है हमने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में बात करी थी, इसमें हिमालयन फॉर्मेशन हुआ था, कैसे इंडियन प्लेट के मूवमेंट की वजह से इंडिया में जो क्या क्या चेंजेस है उसमें बात करते हैं। इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो गाइस इंडियन प्लेट था जिसमें पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी था, ठीक है। अर्लियर क्या था, लार्ज आइलैंड नियर ऑस्ट्रेलिया। सो पहले लार्ज आइलैंड जैसा था नियर ऑस्ट्रेलिया, सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय टेथिस सी। सो गाइस जो हमारा इंडियन प्लेट है वो सेपरेट किया था एशिया से बाय टेथिस सी। आई होप आपको याद है, टेथिस सी अब बिल्कुल नहीं दिखती है, ठीक है। टेथिस सी हुआ करती थी इंडियन प्लेट और एशिया के बीच में सेपरेट की गई थी बाय टेथिस सी। तो जब इंडियन प्लेट हमारा मूव कर रहा है 2200 मिलियन ईयर्स अगो बिगैन नॉर्थवर्ड मूवमेंट। जो हमारी प्लेट है वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट करती है, ठीक है। 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट। सो गाइस क्या हुआ, इंडियन प्लेट बहुत सालों तक मूव करती रही, नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी, ठीक है। गोंडवाना लैंड में थे हम, गोंडवाना लैंड याद है आपको, सदर्न डिवीजन था, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग की स्लाइड्स में। सो गोंडवाना लैंड से हमारा इंडियन प्लेट सेपरेट हुआ, तो हमारा इंडियन प्लेट जो हमारा यूरेशियन प्लेट के साथ टकराता है, कोलाइड करता है, जिसकी वजह से गाइस क्या हो रहा है, जो टेथिस सी है हमारा, ठीक है, टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स है वो हमारे कंप्रेस करते हैं, ठीक है। तभी हम कहते हैं हिमालयस के हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स है गाइस, टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स है वो हमारे कंप्रेस करते हैं और वो ऐसे फोल्ड हो जाते हैं
एंड थस द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हैपन। आई होप आपको समझ में आएगा इस क्या हुआ कि हमारा इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट सब कोलाइड करता है, जब टकराता है तो जो टेथिस सी जो अब नहीं है, ठीक है, पहले हुआ करता था, टेथिस सी से हम एशिया से सेपरेटेड थे, तो जो हमारा टेथिस सी उसके सेडिमेंट सारे कंप्रेस कर जाते हैं और ऐसे फोल्ड फॉर्म हो रहा है। देयरफॉर हमारे हिमालयाज जो है वो कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स की वजह से फॉर्म हुए हैं एंड देयरफॉर यंग फोल्ड माउंटेन्स के हमारे हिमालयाज बने। आई होप आपको पूरा इंडियन प्लेट के बारे में जो हमारा बना है वो कैसे बना है क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं इंडियन प्लेट की बाउंड्रीज और इफेक्ट्स। तो हमने अभी बात करी कि हमारा इंडियन प्लेट कैसे टकराया, क्या फॉर्म हुआ। ना इंडियन प्लेट की अगर हम बात करें सोचिए बाउंड्रीज और इफेक्ट्स क्या है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्थ में अगर हम जाएगा अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो क्या है, कन्वर्जन जो हमारी बाउंड्री दैट इज हिमालयाज है, ठीक है। ईस्ट की अगर हम बात करें सो सबडक्शन इज ऑल्सो म्यांमार जावा ट्रेंच। अगर आप ईस्ट पे जाओ गाइस, मैं आपको इधर कर लेती हूँ। सो ईस्ट पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारा म्यांमार जावा ट्रेंच है इधर, ठीक है। सबडक्शन जोन ईस्ट में है, नॉर्थ में हमारे कन्वर्जेंट है, दैट इज योर कन्वर्जेंट बाउंड्री हमारी हिमालयाज। अगर हम वेस्ट पे जाते हैं तो वेस्ट में कीर्तन माउंटेन्स और मकरान कोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इधर आपको, यहाँ पे आपको ईस्ट में कीर्तन माउंटेन्स और मकरान कोस्ट देखने को मिलेगा। और अगर हम साउथ में जाते हैं, साथ में हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री गाइस जो हमारी अंटार्कटिक प्लेट है ये। सो दिस इज हाउ द इंडियन प्लेट की बाउंड्री जो है वो बनी हुई है। हमारा कन्वर्जन बाउंड्री हिमालयाज नॉर्थ में है, ईस्ट में हमारा सबडक्शन जोन है, वेस्ट में माउंटेन्स और कोस्ट है, और साउथ में हमारा एक अंटार्कटिक प्लेट है जो हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री है। अगर हम मेजर इवेंट्स के बारे में बात करें इंडियन प्लेट के इफेक्ट्स क्या है, डेक्कन ट्रैप्स का फॉर्मेशन हुआ था गाइस 16 मिलियन ईयर्स अगो पहले। सो डेक्कन ट्रैप्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। एंड कंटिन्यूस अपलिफ्ट ऑफ हिमालयाज है, मतलब हिमालय जो हमारे कंटिन्यूसली अपलिफ्ट हो रहे हैं। सो दीज आर द मेजर इवेंट्स, मेजर इफेक्ट्स जो हमारे इंडियन प्लेट में हुआ। प्लेट मूवमेंट स्टिल कंटिन्यूज टुडे गाइस, प्लेट मूवमेंट आज भी कंटिन्यू है, ठीक है। सारी प्लेट्स आज भी कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। सो दीज आर द बाउंड्रीज एंड द मेजर इवेंट्स दैट हैपन इन योर इंडियन प्लेट। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो। अगर सच में क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्रिस्टल क्लियर टाइप करें और मुझे बताएं, मुझे फीडबैक दें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ उन लोगों को शेयर करें जो सच में एनसीईआरटी प्रिपरेशन करें या यूपीएससी प्रिपरेशन करें। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।